हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आने वाली परीक्षाओं की अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। सभी एनम बहनों को गुड इवनिंग। आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को ध्यान से लाइक कर दीजिएगा और जो भी बहनें एनम की तैयारी कर रही हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से बहुत लोग ना ही लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे उतनी ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लाना स्टार्ट कर दूंगी, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है। लिखा है, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतक के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए हमें किस विटामिन की आवश्यकता होती है। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए हमें किस विटामिन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन के, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर क्या देंगे? तो स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतक के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी पर टिक कर लेंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। इसके स्रोत क्या है विटामिन सी के? खट्टे फल इसके स्रोत हैं। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। और विटामिन सी के कार्य क्या क्या है? तो ये एलर्जी को दूर रखता है, एलर्जी को दूर रखता है और साथ में चर्म को स्वस्थ बनाए रखता है। और मसूड़ों और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मसूड़ों में सूजन आ जाती है। यहाँ पे विटामिन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है। क्या पूछा गया है? ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सोयाबीन, ऑप्शन नंबर 2 मछली, ऑप्शन नंबर 3 अलसी, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएंगे? ओमेगा 3 फैटी एसिड के क्या स्रोत हो जाएंगे? किनसे मिलता है हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड? तो इसके सबसे अच्छे स्रोत क्या हो जाएंगे? सोयाबीन, बिल्कुल सही है। अलसी हो जाएगा, ये भी सही है। और मछली हो जाएगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी पर टिक कर देंगे। और ओमेगा 6 फैटी एसिड के क्या स्रोत है? तो सोयाबीन है। क्वेश्चन नंबर 3 विटामिन सी की खोज किसने की? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? विटामिन सी की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 1 लूनिन, ऑप्शन नंबर 2 हॉपकिंस, ऑप्शन नंबर 3 मैकुलम, ऑप्शन नंबर 4 होलकट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विटामिन सी की खोज किसने की? तो विटामिन सी की खोज किसने की? होलकट ने की। किसने की? होलकट पर मैं टिक कर दूंगी। अगर मैं पूछूं विटामिन शब्द या नाम किसने दिया? तो फंक ने दिया। कब दिया? 1911 में दिया। विटामिन की खोज किसने की? लूनिन ने की। अगर मैं पूछूं विटामिन ए और बी की खोज किसने की, तब आप लोग इसका क्या आंसर देंगे? विटामिन ए और बी की खोज किसने की? मैकुलम ने। किसने की? मैकुलम ने की। और विटामिन सी की खोज होलकट ने की। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 विटामिन डी की खोज किसने की? पहले क्या पूछा गया था? विटामिन सी की खोज किसने की? तो होलकट ने की। अब पूछा गया विटामिन डी की खोज किसने की? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लूनिन, ऑप्शन नंबर 2 हॉपकिंस, ऑप्शन नंबर 3 मैकुलम, ऑप्शन नंबर 4 होलकट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विटामिन डी की खोज किसने की? तो विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस ने की। किसने की? हॉपकिंस ने की। और जो विटामिन डी है वो जल में घुलनशील है या
वसा में घुलनशील है। तो आप लोग क्या कह रहे कहेंगे? तो विटामिन डी किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। विटामिन ए, डी, ई के जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, बी और सी होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? फ्राइनोडर्मा रोग किसकी कमी से होता है? फ्राइनोडर्मा रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर 1 विटामिन, ऑप्शन नंबर 2 लवण, ऑप्शन नंबर 3 वसा, ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन। क्या हो जाएगा? फ्राइनोडर्मा रोग किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन की कमी से हो जाता है, या लवण की कमी से, या वसा की कमी से, या प्रोटीन की कमी से? अगर मैं बात करूँ फ्राइनोडर्मा, ये कैसा रोग है? त्वचा रोग है। कैसा रोग है फ्राइनोडर्मा? एक त्वचा रोग है। और ये किसकी कमी से हो जाता है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वसा की कमी से हो जाता है। फ्राइनोडर्मा रोग जो त्वचा रोग है वसा की कमी से हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हार्मोन बनाने स्वस्थ त्वचा और कोशिका झिल्ली बनाने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? पूछा गया है हार्मोन बनाने, ठीक है, और स्वस्थ त्वचा और कोशिका झिल्ली बनाने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर 2 स्टार्च, ऑप्शन नंबर 3 वसा, ऑप्शन नंबर 4 इंसुलिन। अगर हम लोग कहें हार्मोन बनाने तो कौन कौन से हार्मोन बनाने? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन। इन हार्मोन्स को बनाने के लिए, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए और कोशिका झिल्ली को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वसा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को कम करता है? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रक्त शर्करा, जो क्या ब्लड में जो क्या हो जाती है? शुगर हो जाती है, ब्लड शुगर, रक्त शर्करा को कम करता है और कंकाल की मांसपेशियों वसा ऊतकों जैसे विभिन्न ऊतकों में ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर 2 ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर 3 ग्लूकागॉन, ऑप्शन नंबर 4 इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को कम करता है और कंकाल की मांसपेशियों वसा ऊतकों जैसे विभिन्न ऊतकों में ग्लूकोज में अवशोषण को बढ़ावा देता है? राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा कारक आधारित उपापचय को कम करता है? जो हमारी बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको कौन से जो कारक हैं वो कम करते हैं? नंबर 1 अस्वस्थ शारीरिक अवस्था, अस्वस्थ शारीरिक अवस्था। नंबर 2 वृद्धावस्था। नंबर 3 बीमारी और सोना। नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। कौन सा कारक आधारित उपापचय को कम करता है? हमारी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको कौन से कारक कम करता है? अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर 1 अस्वस्थ शारीरिक अवस्था, तो ये भी उपापचय को कम करता है, ये भी सही है। वृद्धावस्था में भी कम हो जाती है, बीमारी और सोने में भी कम हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी पर टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 किस पदार्थ को जंतु स्टार्च कहा जाता है? क्या पूछा गया है? किस पदार्थ को जंतु स्टार्च कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 इंसुलिन, ऑप्शन नंबर 2 स्टार्च, ऑप्शन नंबर 3 ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर 4 ग्लूकोज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किस पदार्थ को जंतु स्टार्च कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ग्लाइकोजन पर टिक कर लेंगे। अगर मैं पूछूं इसका संचयन कहाँ होता है? ग्लाइकोजन का संचयन हमारी बॉडी में कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे लीवर में। कहाँ होता है? हमारे लीवर में होता है। और किस पदार्थ को जंतु स्टार्च कहा जाता है? तो ग्लाइकोजन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 एंजाइम क्या है? क्या पूछ रहा है? एंजाइम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट,
ऑप्शन नंबर 2 वसा, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन, ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन। एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट है या वसा है या विटामिन है या फिर प्रोटीन है? मैंने आप लोगों को क्या बताया था? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। क्या बताया था? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। तो हम लोग प्रोटीन पर टिक कर देंगे। आप सभी लोग क्लास को लाइक करते हुए चलेंगे और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी बच्चे एनएम की तैयारी कर रहे हैं, उनको जल्दी से क्लास शेयर कर दीजिए और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 11, चने में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? क्या पूछा गया है? जो चना होता है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हम लोग को पता है जितनी भी दालें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या होती है? प्रोटीन होती है। प्रोटीन होती दालों में। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। कितने %? 42%। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? चने में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोलेमाइन, ऑप्शन नंबर 2 ग्लाइसिन, ऑप्शन नंबर 3 इंसुलिन, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? चने में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोलेमाइन हो जाएगा या ग्लाइसिन हो जाएगा या इंसुलिन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चने में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोलेमाइन पाई जाती है। अगर मैं पूछूं सोयाबीन में तो ग्लाइसिन हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर 1 20, ऑप्शन नंबर 2 25, ऑप्शन नंबर 3 10, ऑप्शन नंबर 4 5। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर 1 पर टिक कर लेंगे। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलेंगे जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों ने कितने आंसर सही किए हैं। कल जो मैंने क्लास अपलोड की थी तो उसमें किसी ने भी आंसर नहीं दिया था, तो आप लोग आज की क्लास में सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है? किसे सहायक आहार कारक माना गया है? जो हम लोग आहार लेते हैं, डेली का खाना लेते हैं, मतलब भोजन ले करते हैं जो हम लोग, उसमें जो सहायक आहार किसको माना गया है? ये क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन नंबर 1 विटामिन को, ऑप्शन नंबर 2 ग्लूकोज को, ऑप्शन नंबर 3 प्रोटीन को, ऑप्शन नंबर 4 वसा को। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? किसे सहायक आहार कारक कहा जाता है? सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन। विटामिन में हम लोग टिक कर लेंगे। अगर मैं पूछूं विटामिन नाम किसने, नाम या शब्द किसने दिया? फंक ने दिया है। कब दिया था? 1911 में दिया था। इसकी खोज किसने की? लूनिन ने की थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? शुष्काक्षिकोप यानी कि एरिड्रोस्कोप किसकी कमी से होता है? शुष्काक्षिकोप मतलब शुष्क मतलब सूख जाना, शुष्क मतलब सूख जाना। शुष्काक्षिकोप एरिड्रोस्कोप किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर 1 विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन ए। अब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि शुष्काक्षिकोप मतलब शुष्क मतलब सूख जाना। किसका सूख जाना? आँखों का सूख जाना। जब हम लोगों की आँखें जो होती हैं वो सूख जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? एरिड्रोस्कोप कहते हैं। दोनों हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नाम अच्छी तरीके से याद कर लें। तो वो किसकी कमी से हो जाता है? जितने भी आँखों वाली जो बीमारी है, रोग है, वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि विटामिन ए की कमी से और कौन सा रोग हो जाता है? आई ड्राई हो जाता है, कैरोटोमलेशिया हो जाता है, जिससे जो कॉर्निया है वो खराब जाती हैं, और जीरोप्थेल्मिया हो जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का? रेटिनॉल है। इससे रोग कौन सा हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात्रि का अंधापन, जिसे रतौंधी भी कहते हैं। और इसके स्रोत क्या है?
हरी सब्जी और पालक इसके स्रोत हैं। विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। कौन सा विटामिन जो है वो त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है? ऑप्शन नंबर 1 विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन के, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन ई। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं इसी तरीके का क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछ चुकी हूँ। त्वचा को स्वस्थ बनाने रखने के लिए जरूरी विटामिन कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 पे टिक कर लेंगे। इसका रासायनिक क्या नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगर मैं पूछूं आप लोगों से, ब्रोंकाइटिस रोग जब हो जाता है, ब्रोंकाइटिस रोग हो जाता है तो उसके उपचार में कौन सा विटामिन लेना चाहिए? ब्रोंकाइटिस रोग हो जाता है तो उसके उपचार में हमें कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो हम लोग क्या इसका राइट आंसर देंगे? विटामिन सी लेना चाहिए। यहाँ पे आंसर भी विटामिन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। दांतों के क्षय यानी कि सड़ने को रोकने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, दांतों के क्षय या सड़ने को रोकने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 नमक मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 फ्लोराइड मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 आयोडीन, या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। इस क्वेश्चन में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं और सबका आंसर भी अलग अलग यहाँ पे आएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 फ्लोराइड पे हम लोग टिक कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 17 है, सारी मिस्टेक हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 17, ब्लड कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है। मतलब जब ब्लड कैंसर हो जाता है तो कौन सा इलाज उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कीमोथेरेपी, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन B12, ऑप्शन नंबर 3 कोबाल्ट 60, ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त में से सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ब्लड कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है कीमोथेरेपी, विटामिन B12, कोबाल्ट 60 या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्लड कैंसर के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक कर देंगे। और कैंसर के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग जब पूछे कैंसर के इलाज के लिए तब हम यहाँ पे कीमोथेरेपी और विटामिन B12 पर टिक कर देंगे, ठीक है। अगर पूछे ब्लड कैंसर के इलाज के में उपयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 पे टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोबाल्ट 60 पर टिक लगा देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? जब ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो कौन सा विटामिन मतलब हेल्प करता है? त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए विटामिन सी, और इन्फेक्शन को दूर करने के लिए कौन सा हो जाएगा वो आप लोग मुझे बताएंगे। ऑप्शन नंबर 1 विटामिन B2, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन B5। मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। हमारे शरीर में इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। ऑप्शन नंबर 2 पर हम लोग टिक कर देंगे। और विटामिन
ए की कमी से क्या हो जाता है, जो हमारी सांस नली होती है तथा जो पाचक नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं, सांस नली तथा पाचक नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं विटामिन ए की कमी से। इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। कौन सा इससे की कमी से रोग हो जाता है, रात्रि का अंधापन इससे रोग हो जाता है। तो यहाँ पर विटामिन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, किसके कारण पपीता का रंग पीला होता है? क्या पूछा गया है, किसके कारण पपीता का रंग पीला होता है? ऑप्शन नंबर 1 लाइकोपीन, ऑप्शन नंबर 2 जेंथोफिल, ऑप्शन नंबर 3 कुकुरमिन, ऑप्शन नंबर 4 कैरोटीन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किसकी कमी से पपीते का रंग पीला होता है? लाइकोपीन के कारण होता है, या जेंथोफिल के कारण होता है, या कुकुरमिन के कारण होता है, या कैरोटीन के कारण होता है? तो पपीते का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 जेंथोफिल पर टिक कर लेंगे। अगर मैं पूछूं टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग, ये किसके कारण ये लाल होते हैं? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तब आप लोग क्या आंसर करेंगे? लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। जेंथोफिल के कारण पपीता पीला होता है। और हल्दी का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुकुरमिन के कारण। किसके कारण? कुकुरमिन के कारण। और अगर मैं पूछूं गाय का पीला रंग किसके कारण होता है, जो पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है? फुल फॉर्म ऑफ ईईजी। ईईजी की फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रिकल एनर्जीग्राम, ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रो आईग्राम, ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट्रिकल इंसेफेलोग्राम। क्या हो जाएगा ईईजी का फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पर हम लोग टिक कर लेंगे। अगर मैं पूछूं ईईजी टेस्ट किसके लिए होता है? ईईजी का टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है? तो ईईजी जो टेस्ट होता है वो मस्तिष्क के लिए होता है। किसके लिए होता है? मस्तिष्क की जांच करने के लिए ईईजी टेस्ट होता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। पर हम लोग टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ईसीजी टेस्ट किसके लिए किया जाता है? क्या पूछा गया है? ईसीजी टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हार्ट, ऑप्शन नंबर 2 स्टोमक, ऑप्शन नंबर 3 माइंड, ऑप्शन नंबर 4 आई। पहले क्या पूछा गया था कि जो ईईजी टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? तब हम लोगों ने वहाँ पे क्या आंसर बताया था? मस्तिष्क के लिए, यानी कि माइंड के लिए। किसके लिए ईईजी टेस्ट किया जाता है? माइंड के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 कट गया। अब हार्ट, स्टोमक और आई बचा है। अब आप लोग बताइए ईसीजी टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? हार्ट के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तब आप लोग इसका राइट आंसर क्या देंगे? ईसीजी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सिर्फ बीच का बदलेगा। और जब ईईजी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम हो जाएगा। ईसीजी की क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को एक दिन में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति है जो कि कठोर परिश्रम करता है, उसको एक दिन में कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी? ऑप्शन नंबर 1
1000 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर 2 1200 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर 3 4000 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर 4 2000 किलो कैलोरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है? तो कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3 4000 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता हो जाएगी कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति को एक दिन में। क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा है? गंजापन का कारण क्या है? गंजापन किसके कारण हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 विषाणु, ऑप्शन नंबर 2 जीवाणु, ऑप्शन नंबर 3 कवक, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गंजापन किसके कारण होता है? तो किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, या कवक के कारण होता है? कि जो सारे ऑप्शन हैं वो सभी राइट हैं। मैंने आप लोगों को ट्रिक याद कराई थी, एक मैंने थ्योरी क्लास आप लोगों को कराई थी, तो मैंने क्या ऑप्शन दिया था? कवक से होने वाले रोग। उसकी मैंने क्या ट्रिक बताई थी कवक से होने वाले रोगों की? गंजा दमाद खाए फ्रूट। क्या बताई थी? गंजा दमाद खाए फ्रूट। गा से क्या हो जाएगा? गंजापन हो जाएगा। गंजापन, दमादात, खाज खुजली और एथलीट फुट बताए थे। तो गंजापन किससे होता है? कवक से होने वाला रोग है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 कवक पर राइट आंसर कर देंगे। अगर मैं पूछूं कि किस कवक के कारण होता है, ये तो मैं लोगों को पता चल गया कि गंजापन कवक से होता है। अगर पूछा जाए किस कवक से होता है, तब आप लोग क्या इसका राइट आंसर देंगे? क्या देंगे? सभी लोग बताएं। किसके कारण होता है? किस कवक के कारण होता है? तो टीनिया कैपिटिस के कारण, टीनिया कैपिटिस के कारण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? क्या पूछा गया है? एडीज एजिप्टी मच्छर द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? ऑप्शन नंबर 1 डेंगू, ऑप्शन नंबर 2 पीला बुखार, ऑप्शन नंबर 3 चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एडीज एजिप्टी जो होता है मच्छर द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेंगू भी फैलती है, पीला बुखार भी फैलता है, चिकनगुनिया भी फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। डेंगू जो कि एडीज एजिप्टी मच्छर से फैलता है वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है कि जीवाणु के कारण होता है, या प्रोटोजोआ के कारण होता है, कवक के कारण होता है? डेंगू कैसा है? वायरस है, या फिर बैक्टीरिया है, या फिर प्रोटोजोआ है, या फिर कवक है? तो डेंगू क्या है? विषाणु से होने वाला रोग है जो कि एडीज एजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलता है। अगर मैं पूछूं मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है जिसके द्वारा क्या फैलता है? मलेरिया। मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है जिसके द्वारा मलेरिया फैलता है, वो किससे होने वाला रोग है? किससे होता है? विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, कवक से होता है, प्रोटोजोआ से। तो वो किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है, और डेंगू जो कि एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है वो किससे फैलता है? तो वो फैलता है वायरस से। क्वेश्चन नंबर 24, मलेरिया का कारण क्या है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? मलेरिया का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर 2 एंट अमीबा जिंजीवैलिस, ऑप्शन नंबर 3 एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मलेरिया का कारण क्या है? अगर मैं पूछूं मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, तब आप लोग इसका राइट आंसर क्या देंगे? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है। कैसा रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसका मलेरिया का कारण क्या हो जाएगा? तो मलेरिया का कारण हो जाएगा प्लाज्मोडियम जाति का परजीवी के कारण मलेरिया होता है। अगर मैं पूछूं इसका उपचार क्या है मलेरिया का, तो सिनकोना वृक्ष की छाल। क्या है? सिनकोना वृक्ष की छाल या कुनैन दवा मलेरिया में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम मलेरिया का कारण है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो पायरिया जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग है पायरिया, उसका कारण क्या है?
तो उसका कारण क्या हो जाएगा? एंट अमीबा जिंजीवैलिस। क्या? एंट अमीबा जिंजीवैलिस पायरिया का कारण है, जो कि एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो पेचिस है ये भी क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसका कारण क्या है? तब आप लोग इसका क्या राइट आंसर देंगे? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पेचिस का कारण है। पायरिया का कारण क्या है? एंट अमीबा जिंजीवैलिस। और प्लाज्मोडियम किसका कारण है? मलेरिया का कारण है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? फाइलेरिया या हाथी पांव के लक्षण क्या है? इसके लक्षण पूछे गए हैं फाइलेरिया हाथी पांव के। नंबर 1 पैरों में सूजन आ जाती है। ऑप्शन नंबर 2 शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है। ऑप्शन नंबर 3 वृषण कोष्ठों में सूजन आ जाती है। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फाइलेरिया यानी कि हाथी पांव का कारण क्या हो जाएगा? सभी लोग मुझे इसका राइट आंसर देंगे। अगर मैं पूछूं जो फाइलेरिया है या हाथी पांव है वो किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण होता है। कैसा रोग है? कवक के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी पर टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की सलाह किस रोग में दी जाती है? ORS। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की सलाह किस रोग में दी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 हैजा। ऑप्शन नंबर 2 पेचिस। ऑप्शन नंबर 3 पीलिया। ऑप्शन नंबर 4 पेचिस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की सलाह किस में दी जाती है? हैजा में दी जाती है कि पेचिस में दी जाती है कि पीलिया में दी जाती है, पोलियो में? तो इसका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैजा। हैजा पर हम लोग टिक कर लेंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं हैजा कैसा रोग है, किससे फैलता है? वायरस जनित रोग है या बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? हैजा पानी से फैलता है। हैजा किससे फैलता है? पानी से फैलता है। और कैसा रोग है? तो जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर 1 हैजा पे हम लोग टिक कर देंगे। आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग क्लास को ऐसे ही देख लेते हैं, ना ही लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आपकी एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण किस अंग में होता है? जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशोषण किस अंग में होता है? ऑप्शन नंबर 1 छोटी आंत। ऑप्शन नंबर 2 क्षुद्रांत। ऑप्शन नंबर 3 माइक्रोवेली। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किसमें होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण? शरीर के किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है या क्षुद्रांत में होता है या फिर माइक्रोविली में होता है या फिर ऑल ऑफ दिस? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। क्षुद्रांत ये भी सही है। क्षुद्रांत को ही माइक्रोविली कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस पर टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे शरीर में पाचन की मुख्य क्रिया किस अंग में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 बड़ी आंत। ऑप्शन नंबर 2 छोटी आंत। ऑप्शन नंबर 3 अमाशय। ऑप्शन नंबर 4 अग्नाशय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग मुझे इसका राइट आंसर जल्दी से देंगे। क्या हमारे शरीर में पाचन की मुख्य क्रिया किस अंग में होती है? तो किस में हो जाएगी? हमारे शरीर में पाचन की क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में होती है? तो अमाशय में होती है। किस में होती है? अमाशय। अमाशय पर टिक कर लेंगे। अब भोजन का अवशोषण किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। और पाचन की मुख्य क्रिया किस अंग में पाई जाती है? तो अमाशय में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29
जल का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? क्या पूछ रहा है? जल का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? अब जल का अवशोषण पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 उदर, ऑप्शन नंबर 2 अमाशय, ऑप्शन नंबर 3 यकृत, ऑप्शन नंबर 4 बड़ी आंत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? किस अंग में हो जाएगा? तो जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर 4 पर हम लोग टिक कर लेंगे। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। और पाचन की मुख्य क्रिया किस अंग में पाई जाती है? तो अमाशय में पाई जाती है। और भोजन का अवशोषण किस अंग में होता है? तो क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में होता है। और जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है? किस खाद्य पदार्थ को पूर्ण आहार कहा जाता है? क्या पूछ रहा है? कौन सा खाद्य पदार्थ को पूर्ण आहार कहा जाता है जिसमें सब कुछ होता है? ऑप्शन नंबर 1 दालें, ऑप्शन नंबर 2 अंडा, ऑप्शन नंबर 3 दूध, ऑप्शन नंबर 4 फल। किस आहार को पूर्ण आहार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध। क्या हो जाएगा? दूध पर टिक कर लेंगे। अगर यहाँ पे दूध ना दे रखा हो, दालें, अंडा और फल दे रखा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तब यहाँ पे अंडा हो जाएगा। पहले नंबर पर पूर्ण आहार किसको माना गया है? दूध को, और दूसरे नंबर पर अंडे को। पर जहाँ पे जैसा ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग पे हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? क्या पूछा गया है? शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? ऑप्शन नंबर 1 छोटी आंत, ऑप्शन नंबर 2 बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर 3 अमाशय, ऑप्शन नंबर 4 अग्नाशय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? हमारी बॉडी का कौन सा अंग है जहाँ प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है? छोटी आंत होगा या बड़ी आंत होगा या फिर अमाशय होगा या फिर अग्नाशय होगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में कहाँ से होना स्टार्ट होता है? तो अमाशय में होता है। अगर मैं पूछूं प्रोटीन का पाचन किन एंजाइमों के द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन अमाशय से तो स्टार्ट होता है हमारी बॉडी से। अगर मैं पूछूं किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? रेनिन और पेप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। कहाँ से होता है? अमाशय में होता है। किस एंजाइम के कारण होता है? रेनिन और पेप्सिन एंजाइम के कारण होता है। और जल का अवशोषण कहाँ होता है हमारी बॉडी में? बड़ी आंत में होता है। और हमारे शरीर में पाचन की मुख्य क्रिया किस अंग में होती है? तो पाचन की मुख्य क्रिया कहाँ होती है? अमाशय में होती है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और नॉर्मल क्वेश्चन हैं। आज मैंने आप लोगों को 32 टोटल क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की नंबरिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो यहाँ पे आज टोटल 32 क्वेश्चन हुए हैं। आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोग ना ही क्लास को लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एएनएम की, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स, तो सभी को प्लीज़ क्लास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने अधिक से अधिक मेरे साथ लोग जुड़ेंगे उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए एएनएम के प्रीवियस ईयर के पेपर लेके आऊँगी और लाइव क्लास भी जल्दी ही लेना स्टार्ट कर दूँगी। और आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्लीज़ आप लोग से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक की थैंक्स फॉर वॉचिंग।